नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। चीन की सरकार से जुड़ी एक बड़ी डेटा कंपनी 10,000 भारतीय लोगों और संगठनों की निगरानी कर रही है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनका परिवार, कई कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल है। बिजनेस, स्पोर्ट्स, मीडिया, कल्चर एंड रिलीजन से लेकर तमाम क्षेत्रों के लोगों पर चीन की नजर है। यहां तक कि आपराधिक मामलों के अपराधियों की भी निगरानी की जा रही है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शेनज़ेन शहर की झेंझुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी भारतीय की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है। इसके निशाने पर भारत के जो लोग और संगठन हैं, उनकी हर छोटी बड़ी सूचना जुटाई जा रही है। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद पहुंचकर कहा कि देश के जवान सीमा की रक्षा के लिए तैनात हैं और पूरी देश इन जवानों के साथ खड़ा है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान बेहद अहम है। कोरोना संकट के बीच झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत मानसून सत्र में भाग लेने के लिए कोरोना जांच कराना अनिवार्य है। रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही विधायक मानसून सत्र में भाग ले सकेंगे। इसके लिए आज से कोरोना की जांच शुरू हो रही है। रांची जिला प्रशासन ने इस संदर्भ में बैठक की और इसके लिए रणनीति बनाई। राज्य में विधानसभा उपचुनावों की आहट के साथ ही सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कवायद आरंभ कर दी है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को उप राजधानी दुमका का रुख करेंगे। वे जहां 3 दिनों तक कैंप कर कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दुमका विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके दौर को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दौरे के पूर्व अपने कैबिनेट सहयोगी मिथिलेश कुमार ठाकुर को दुमका रवाना किया था। धनसार थाना क्षेत्र डुमरिया टाड़ में मछली विक्रेता के ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने लाखों रुपए की लूट की अंजाम दिया है। घटना सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। सूचना के बाद धनसार पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पीले रंग की अपाची बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने मछली व्यापारी का कार्यालय पहुंचकर तीनों हेलमेट और मास्क पहने हुए थे। अपराधियों ने बंदूक की नोक पर मछली कारोबारी को अपने कब्जे में ले लिया और तगादा के लाखों रुपए लेकर चलते बने। ऑफिस में बैठे हुए थे, 3 लोग आए हैं। कितने लोग आए? 3 लोग। क्या कुछ लिए हुए थे क्या? सामान लिए हुए थे, कौन सामान? बंदूक। पिस्तौल, नकाब 3 लगाया है क्या? तीनों के पास था। नकाब लगाता है। नकाब लगा हुआ था। क्या ले गया? हेलमेट पहने हुए। कुछ पैसा था, वही ले गए। कितना ले गया? गिनती का नहीं, हाँ? गिनती का नहीं है, लगभग अभी नहीं बता पाते, लगभग से अनुमान आकलन नहीं कर सकते। कितने बजे घटना है? 10 बजे। 10 बजे। गाड़ी जो चलता है उसका भाड़ा लेने आया हुआ था आदमी। हाँ। तो आदमी पूछा था ये भाड़ा लेना है, तो लोगों को बोला गया था ठीक है रुकिए अभी टाइम हुआ नहीं है। तो फिर जैसे अंकल आए, तो जब अंकल आए तब फिर बंदूक निकाला, उनको ये करके ऊपर आया, बोला ठीक है बैग निकालिए, जितना बैग है पैसे दीजिए। कितने लोग थे वो लोग 3 लोग थे, 4 बंदूक थे। 4 बंदूक थे। तो मछली व्यापारी हैं, उनको उनका ऑफिस में 3 सवारी
किए हुए वो अपाची गाड़ी में आया और बोला रिवॉल्वर सटा के जो है कुछ पैसा लेने की बात बताई, लेकिन अभी नहीं बता रहे क्या पैसा है। कुछ रोकड़ जो है हमारा अलमीरा में रखा हुआ था वो लेके भागा। जो अपाची में 3 सवारी में था आदमी। हाँ, अपाची था, आपको पीला रंग के जो है अपाची था। तीनों जो है अभियुक्त जो है आपको मास्क पहने हुए था। हाँ, मास्क का हेलमेट पहने हुए। कौन जगह ये हुआ? ये माता दी मंदिर जो है डुमरियाटा। हाँ, जांच का विषय है, क्योंकि जान पहचान बता रहा था वो जो है कि ये विपिन जो है, विपिन कौन है विपिन, ऐसे पूछ रहा था विपिन। इसका मतलब वो जानकारी है वो आदमी। हाँ, मछली के व्यापारी है वो। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ECRKU के बैनर तले धनबाद में जन जागरण सप्ताह की शुरुआत रेलवे कर्मचारियों ने की। इसी के तहत ECRKU धनबाद ब्रांच 2 हिल कॉलोनी स्थित कार्यालय से मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर धनबाद स्टेशन पहुंचा, जहां एक सभा की गई। हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष ध्यान रखा गया। अपर महामंत्री DK पांडे ने कहा कि रेल मजदूर पर हो रहे अत्याचार और रेल प्रशासन द्वारा हर रोज नए मजदूर विरोधी कानून जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया जाएगा। रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर 14 सितंबर से 19 सितंबर तक जन जागरण अभियान का प्रोग्राम है पूरे भारतीय रेलवे में। उसी के तहत आज धनबाद के जो हमारे जो ब्रांचेज हैं, आज ये प्रोग्राम हम लोग स्टेशन में कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है रेल बचाओ देश बचाओ। आप तमाम लोगों को जानकारी है कि रेलवे को किस ढंग से धीरे धीरे इसको प्राइवेट हाथों में इसका पुनर्निजीकरण की तैयारी भारत सरकार और मंत्रालय कर रही है। कर्मचारियों की जो छटनी का आप दिन रात देख रहे होंगे मीडिया में, अखबार में, कि 30 साल नौकरी 50 साल 55 साल का उम्र हो जाने के बाद सर्विस रिकॉर्ड या उनके परफॉर्मेंस बेस पर उनको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। जो ऑलरेडी जो वैकेंसी है, नया वैकेंसी क्रिएट करने की भी बात नहीं है। जिला प्रशासन के तत्वाधान में आज धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिले के विभिन्न व्यावसायिक स्थानों पर कोरोना जांच शिविर लगाने की योजना बनाई गई। SDM सुरेंद्र कुमार ने कहा कि जांच शिविर से जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के मदद मिलेगी। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयनका ने कहा कि जिले में बाहर से आने वाले व्यवसायियों को कोरोना जांच के तहत राहत दी जाएगी, जिससे कि व्यवसाय को बढ़ाने में आसानी हो। SDM ने कहा कि उपायुक्त से निर्देश मिलने के बाद इस पर सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। जिला प्रशासन के साथ जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बैठक आज आयोजित हुई, जिसमें SDM साहब ने कहा कि कोरोना टेस्ट का ड्राइव ये कंटिन्यूस चलते रहेगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण काफ़ी अधिक फैल रहा है। उन्होंने ये हिदायत दी कि सभी व्यापारी जो है किसी भी दुकान में ग्राहक को घुसने के पहले उसको मास्क के लिए ज़रूर बोलें, बिना मास्क के एंट्री नहीं दें। अंदर जाने के बाद भी उसे सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करने बोले। SDM साहब ने यह भी कहा कि जो भी समस्याएं आती है आप हमसे शेयर कीजिए, मैं उसका जरूर निदान करूंगा। बाहर से जो व्यापारी आ रहे थे कलकत्ता से, अदर स्टेट से, उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जा रहा था। SDM साहब ने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए उपायुक्त महोदय से बात करेंगे। हम लोगों ने अपना सुझाव दिया है कि वो 3 दिन के लिए यदि वो वापस चले जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन नहीं करना चाहिए,
उससे व्यवसाय भी बढ़ेगा और होटल व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। आज से चैम्बर के सभी सदस्य आए हुए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। बातचीतों में सबसे एक अहम चीज़ें थी जो इनको भी एहसास था कि अगर हम लोग सभी सुरक्षित हैं तो हम लोग का सारा गतिविधि सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो कोविड के सहयोग के लिए इन लोगों ने एक चीज़ बहुत अच्छी बात बताई जो मेरे द्वारा भी इनको बताया गया था। मैंने इनको बताया था कि आपके अंदर जितने रजिस्टर्ड दुकान हैं, हर रजिस्टर्ड दुकान के कितने कर्मचारी हैं उनका डाटाबेस आप लोग अपने पास बना के रखिए। इनके द्वारा बताया गया सर वो डाटाबेस हमारे पास बना हुआ है कि हमारे यहाँ कितनी दुकानें हैं, हर दुकान में कितने हैं। मेरा एक सुझाव इनका था कि उसमें से कितने लोगों का अभी तक आप लोगों ने कोविड टेस्ट करा लिया है और कितने लोग कोविड टेस्ट में बचे हुए हैं। जो लोग बचे हुए हैं उनका अविलंब कोविड टेस्ट करा जाए। सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि सर हमारी दुकान में जो भी ग्राहक आएंगे वो प्रॉपर मास्क लगाए हुए मिलेंगे और सैनिटाइजर्स लगाएंगे। एआईसीसी सदस्य संतोष सिंह के नेतृत्व में बीसीसीएल एरिया 9 के विकास भवन के समक्ष फ्रेंड्स ऑफ संतोष सिंह के समर्थक और रजवार बस्ती के ग्रामीणों ने आज धरना दिया। संतोष सिंह ने कहा कि बीसीसीएल, डीजीएमएस और डेको आउटसोर्सिंग राजापुर के द्वारा रजवार बस्ती के रियायतों को नौकरी, पुनर्वास और मुआवजा दिए बिना उन्हें उजाड़ने की साजिश की जा रही है, जो हम होने नहीं देंगे। राजापुर में सड़क के किनारे ओबी डैम्पिंग कर मौत का पहाड़ बनाने में डीजीएमएस के गाइडलाइंस का अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शिकायत के बाद एसडीएम सुरेश कुमार ने बताया कि शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी नहीं हो। बता दें कि शहर के कई स्थानों पर दुकान के बाहरी हिस्सों को बढ़ाकर सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है। ऐसे लोगों को प्रशासन हटाने का कार्य करेगी। के लोगों ने बताया, स्पेसिफिक 2 जगह बताया, पुराना बाजार में कि यही कहानी हुई है पुराना बाजार में कि घर से बाहर लोगों ने दुकान बढ़ा दिया है। तो प्रशासन उनके साथ मिलके और हम लोग वैसे इंक्रोचमेंट को हटाएंगे जैसे जैसे जो संज्ञान में आएंगे और जो नियम संगत हैं, जिनको लगता है कि अगला ने जानबूझ के हमारे संपत्ति या सरकारी ज़मीन को इंक्रोच किया है तो उनको हटाना पड़ेगा। पहला प्रयास है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने स्तर से उनसे बात करके यदि उनको हटवा लेते हैं तो वेल एंड गुड, प्रशासन को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रशासन को संज्ञान में आता है कि नहीं आपके द्वारा चीज़ें इंक्रोच की गई हैं तो उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का प्रायोरिटी रहेगा कि धनबाद हमारा कैसे सुरक्षित रहे। धनबाद की जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेसियों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन से भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। इस दौरान मुख्य रूप से कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा, योगेंद्र सिंह योगी, राजेश्वर सिंह यादव समेत कई लोग मौजूद थे। बीसीसीएल एरिया 9 के बस्ता कोला कर्मी राजेंद्र पासवान ने प्रबंधक के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया है। बिजली मिस्त्री राजेंद्र पासवान ने बताया है कि प्रबंधन की लापरवाही से उसे 7 साल पहले ही कार्य से मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में पीड़ित राजेंद्र पासवान ने बीसीसीएल मुख्यालय से न्याय की गुहार लगाई है। बताया कि बीसीसीएल मुख्यालय ने राजेंद्र की अर्जी को मंजूर करते हुए पुनः मेडिकल कार्रवाई, जिसमें उनकी उम्र 62 बताई गई है, जिस पर राजेंद्र पासवान को आपत्ति है, वह बीसीसीएल मुख्यालय के मेडिकल टीम की रिपोर्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सर हम गए डीपी साहब से मुलाकात करने के लिए, तो डीपी साहब जो है बोले कि ठीक है आप जो है से आपका तो अभी उम्र हो गया इस हिसाब से। हमने कहा सर पूरा दस्तावेज मेरा जमा है सर, हमको 2027 से बैठेंगे, ये हम राजेंद्र हैं दूसरा राजेंद्र हैं,
और खास करके डीपी साहब का निजी खास आदमी थे और हमको दूसरे दिन मेडिकल बुला करके पूछताछ किया गया और तीसरा दिन सर इमीडिएट हमको नौकरी से माने वो राजेंद्र पासवान 2 थे वहाँ पर, दोनों का नाम सेम था, बाप का नाम अलग था, लेकिन वहाँ मिस्टेक से जो है दूसरे राजेंद्र का जो है इस राजेंद्र में नाम चढ़ गया, मैंने डेट ऑफ बर्थ चढ़ गया, उसमें प्रबंधन की गलती बोली जाएगी। इसमें हमारे संघ के कुछ पदाधिकारी भी लगे हुए हैं, पर भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये लोग मेडिकल करके जो है उसको अनफिट कर दिया। झरिया अंचल कार्यालय में आज कोविड जांच शिविर का आयोजन को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें झरिया सीओ राजेश सिंह समेत कई लोग शामिल थे। बैठक में 15 सितंबर से अगले आदेश तक चलने वाली जांच शिविर पर चर्चा की गई। क्षेत्र के सभी लोगों से अपील की गई कि कोरोना जांच अवश्य करा ले, ताकि झरिया से संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। महोदय के निर्देशानुसार आज हम लोग सभी विभागों के साथ, जैसे सेविका, सहिया, पोषण सखी, तेजस्विनी ग्रुप की महिलाएं, साथ में चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, सभी के साथ हम लोग अभी मीटिंग कर चुके हैं। इसमें हमारे धनबाद के अपर समर्था सर के नेतृत्व में बैठक हुई है और सभी से अनुरोध किया गया है कि अधिक से अधिक लोगों को लाकर कोरोना का जांच कराएं। इसके लिए झरिया अंचल अंतर्गत 3 सेंटर बनाया गया है। लोकेशन पे कोरोना टेस्ट रखा गया है, झरिया है और पाथरडी है, बोरागढ़ है, जिसमें 3 लोकेशन पे सभी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। और ये जो जांच है क्या मतलब पूरे धनबाद जिला में करना है आप लोगों को, ये सिर्फ झरिया अंचल? ये सिर्फ झरिया में करना है। सीओ अंचल कार्यालय में बैठक हुई थी, जैसे कि कल से 15 तारीख से 1 महीने के लिए कोरोना टेस्टिंग, निःशुल्क कोरोना टेस्टिंग लगाया जा रहा है गुजराती स्कूल झरिया में। तो सभी लोगों से आग्रह करना है कि अपने घर, मोहल्ले और पूरे परिवार से जाकर वहाँ पे कोरोना टेस्ट करवाएं। निःशुल्क हो रहा है और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, कोरोना टेस्ट नहीं करवाएंगे, तब तक हम लोग पूरा कोयलांचल कोरोना मुक्त नहीं हो पाएंगे। निरसा के चिरकुंडा बराकर नदी घाट से बालू उठाव पर पूरी तरह पाबंदी है। बावजूद इसके बालू का अवैध उत्खनन जारी है। चिरकुंडा पुलिस ने आज अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है। जब्त गाड़ियों की सूचना चिरकुंडा पुलिस ने खनन विभाग को दे दिया है। अब बालू लदे गाड़ियों पर प्राथमिकी करने की प्रक्रिया चल रही है। निरसा थाना क्षेत्र के नवनिर्मित रेलवे पुल के नीचे खुदिया नदी में बहता हुआ एक अज्ञात शव देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना निरसा पुलिस को दे दी है। लोगों ने बताया कि कुछ ग्रामीण शौच के लिए सुबह उक्त पुल के नीचे नदी गए थे, जहां किसी ने अज्ञात शव को देखा। शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके सर को कुचलकर उसकी हत्या कर दी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना निरसा पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची निरसा पुलिस शव को किसी तरह उठाकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दी। हालांकि शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के करीबी कोयला व्यवसायी राजेश गुप्ता के निचितपुर स्थित आवास पर 2 अपराधियों ने रविवार की रात करीब 10:30 बजे पिस्टल से गोली चलाई। फायरिंग से मोहल्ले में दहशत फैल गई है। कतरास थाने के थानेदार राज बिहारी लाल सूचना पाकर दल बल के साथ पहुंचे। घटनास्थल से एक खोखा पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। राजेश ने बताया कि बाइक पर सवार 2 अपराधी आए थे। इनमें से जो गाड़ी चला रहा था वह हेलमेट पहने था, दूसरे ने गमछे से चेहरा ढक रखा था। हमारे घर के सामने पहुंचकर एक ने पिस्तौल निकाल ली और गेट के बगल में फायर किया। गोली दीवार पर लगी। इसके बाद अपराधी भाग निकले। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। रात के 10:30 बजे हम लोग सभी लोग घर के जन खा पी के सोए हुए थे। फिर एक बाइक आवाज़ हुई तो हम लोग सोचे कि कुछ घर में
हो सकता है वायरिंग कुछ बिजली का कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए आवाज़ किया होगा, बॉल फूटा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद हमने CCTV फुटेज अपना आगे पीछे करके देखा तो उसमें नज़र आ रहा कि 2 पर्सन आए थे, मेरे गेट पे फायरिंग करके और मोटरसाइकिल से निकल गए। उसके बाद आपका क्या किया? फिर उसके बाद मैंने थाना प्रभारी जी को फ़ोन किया, वो आए, अपने स्तर से इंक्वायरी किए और जो है अपना फिर चले गए। खोखा मिलने की बात है? हाँ, एक उसमें खोखा भी मिला है, बंदूक की खोली वो भी मिली। पूर्व मंत्री सह कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो ने लकड़का बस्ती में आम सभा कर ग्रामीणों की समस्या सुनी और उसका निदान के लिए पहल करने की बात कही। सभा के दौरान ग्रामीणों ने यह बताया कि BCCL लकड़का बस्ती को विस्थापित कर यहां आउटसोर्सिंग खदान संचालित करने का प्रयास कर रही है, जबकि यह जमीन हम सभी के रैयती है। बावजूद इसके BCCL जमीन अधिग्रहण से जुड़ी किसी प्रकार की प्रक्रिया या हम लोगों से नहीं की है। इन समस्याओं पर जलेश्वर महतो ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि BCCL को यहां के लोगों को संबंधित मुआवजा और युवाओं को नियोजन देना, तभी यह बस्ती खाली की जाएगी। इसके लिए किसी प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम ग्रामीणों के साथ तैयार हैं। के माध्यम से BCCL प्रबंधन को और आउटसोर्स कंपनी को ये कहना चाहते हैं कि पहले गांव का विस्थापन वाला मामला समाधान करे, जमीन का मामला समाधान करे। अब जब तक यहाँ जमीन का भुगतान नहीं होगा, गांव का जो मकान है उस मकान का भुगतान नहीं होगा और अगर उसके पहले ऑपरेशन होगा तो हम लोग इसके विरोध में रहेंगे। इसलिए विरोध में रहेंगे कि मान लीजिए ऑपरेशन करेगा, ब्लास्टिंग करेगा, घर हिलता है, टूटता है, गिरता है, जान माल का खतरा होता है और राष्ट्रीय हित का दुहाई देता है। तो राष्ट्रीय हित सिर्फ कहने से तो नहीं होगा ना, राष्ट्रीय प्राप्त नागरिक हम लोग भी हैं, गांव के लोग भी हैं, इसका भी हित का ध्यान रखना होगा। बागमारा में डुमरा तेलोटार निवासी सुदामा कुम्हार कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित है। दैनिक मजदूरी कर अपना घर चलाने वाला कैंसर जैसे बीमारी का इलाज कराने में असमर्थ है। स्थानीय लॉयंस क्लब कार्यकर्ताओं के प्रयास से कतरास के संजीवनी अस्पताल में भर्ती है, जहां अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर सौरभ प्रकाश ने आदेशानुसार निःशुल्क संभवतः इलाज किया जा रहा है, जो नाकाफी है। की रहने वाली हूँ। मेरे पति का लीवर कैंसर हो गया है। आज 9 महीना से मेरे पति लीवर कैंसर से पीड़ित है। मेरे पास जितना भी पैसा था उससे हम दूर तक इलाज कराए और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। आम जनता से और सरकार से यही प्रार्थना है कि मेरे पति को अच्छा जगह पर इलाज कराएं और मेरे पति की जान बचाएं। सरकार से भी यही अपील है कि कहीं बढ़िया जगह मेरे पति का इलाज कराएं, ताकि मेरे छोटा छोटा जो बच्चा है। मैं सुदामा कुमार का दोस्त हूँ। मैं आम जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इनका जितना हो सहयोग करें, क्योंकि इनकी दैनिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अभी फ़िलहाल जहाँ हम लोग एडमिट किया है संजीवनी हॉस्पिटल में, तो यहाँ के अस्पताल प्रबंधन के जितने भी लोग हैं उनसे हम लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। उसमें कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि पेशेंट की जो स्थिति है वो अत्यंत दयनीय है। इनका इलाज पहले हम लोग भेलोर करवा रहे थे, भेलोर से, लेकिन उसमें जो भी पैसा था इन लोगों के पास वो खर्च करके लोग इलाज करवा लिए। लेकिन अभी जो स्थिति लॉकडाउन की वजह से इनको हम लोग कहीं बाहर ले जा नहीं पा रहे हैं, जिससे कि हम यही अपील करना चाहते हैं आपके सहयोग से कि आम जनता जितने भी समाज सेवी संस्था हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि जितना बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल में इनको इलाज कराने के लिए आगे बढ़ें, तत्पर रहें। आपके सहयोग से मुझे भी ये अपील आपसे भी है। धनबाद कोर्ट के वरीय अधिवक्ता और पार्क के मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक परमेश्वर लाल बंडवाल के निधन पर आज मार्केट के दुकानदारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
चैम्बर कार्यालय में आयोजित शोक सभा में उपस्थित लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। लोगों ने कहा कि वो एक मृदुभाषी समाजसेवी बताया। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बता दें कि 71 वर्षीय परमेश्वर लाल बर्नवाल की रविवार को रांची के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। बुधवार को ही उन्हें वहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां वह कोरोना संक्रमित पाए गए थे। बर्नवाल साहब जो है वो हमारे चैम्बर के संरक्षक ही नहीं थे, बल्कि हमारे पूरे चैम्बर के एक अभिभावक के रूप में उन्होंने जितने दिन रहे उन्होंने बहुत ही लगन से चैम्बर के लिए काम किया। उनका जो भी इतने दिनों का हम लोगों का जो सहयोग उनका रहा उसको हम लोग कभी जीवन में भूल नहीं सकते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं चैम्बर की तरफ से। झारखंड बंगाल बॉर्डर पर निरंतर कोरोना जांच किया जा रहा है। इस स्पेशल ड्राइव में 39 कोरोना संक्रमित मिले हैं। चिरकुंडा चेक पोस्ट पर 550 लोगों की जांच की गई है। इसके अलावा कुमार दुबी कोलियरी में 1027 में 25 व बैजना कोलियरी में 650 में 6 संक्रमित मिले हैं। सभी संक्रमित को कोविड अस्पताल निरसा भेज दिया गया है। गुमला जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत टेसेरा निवासी पीएलएफआई के कुख्यात अपराधी संदीप तिर्की की महिलाओं ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मृतक संदीप तिर्की पिछले 1 दशक से अपराध की दुनिया में था। लेवी, रंगदारी और हत्या की घटना में वह शामिल रहता था। सोमवार की सुबह गांव की महिलाओं ने लाठी डंडे से पीट कर उसे मार डाला। उसका शव डांटोली निवासी जगतपाल साहू के खेत में पड़ा हुआ था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। अवैध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के परपोते एवं नवाब बिरजिस कादर के पोते 87 वर्षीय प्रिंस कोकब कादर सज्जाद अली मिर्जा की कोलकाता में रविवार शाम को कोरोना से मौत हो गई। वाजिद अली शाह व बेगम हजरत महल के आखिरी वारिस 1 हफ्ते पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरवन इलाके में वर्चस्व को लेकर टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के बाद सैकड़ों तृणमूल समर्थक की भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। इस घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हमले में सुंदरवन कांस्टेबल थाना को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि सुंदरवन के राधानगर बाजार इलाके में टीएमसी, तृणमूल और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और हिंसा के बाद पुलिस ने कुछ तृणमूल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि इससे गुस्साए तृणमूल के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने सुंदरवन कांस्टेबल पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होकर पुलिस पर ईंट और पथराव शुरू कर दिया। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर द्वारा चलाए जा रहे सुन्नी तस्करी अभियान के तहत जवानों ने बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग घटनाओं में 3700 फैंसीडिल कफ रिजर्व की बोतलें जब्त किया है। साथ ही बीएसएफ ने बांग्लादेश में इसकी तस्करी का प्रयास करते 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों में 3 भारतीय जबकि 1 बांग्लादेशी है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक भाजपा कार्यकर्ता का शव एक पेड़ से लटका मिला है। जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता गणेश रॉय का शव गोघाट क्षेत्र के खांटी में अपने गांव के पास एक पेड़ से लटका मिला। भाजपा ने आरोप लगाया है कि गणेश की हत्या टीएमसी के सदस्यों ने की है। वहीं राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। बताया जा रहा है कि गणेश रॉय शनिवार शाम से लापता थे। पुलिस ने कहा कि उनकी मौत के पीछे की परिस्थितियों की जांच की जा रही है।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में मशहूर छऊ नर्तक धनंजय महतो का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। उनके परिवार के सदस्यों ने सोमवार को यह जानकारी दी। वह 85 वर्ष के थे। महतो पुरुलिया जिले के सदियों पुराने इस लोक नृत्य को दुनिया के सामने लाने के जाने जाते हैं। धनंजय महतो का रविवार शाम को अपने गांव बेलगारा में निधन हो गया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और पुत्र हैं। उनके बेटे भी छऊ नर्तक हैं। धुंदा महतो ने रूप में लोकप्रिय धनंजय ने आक्रामकता, आत्मसमर्पण, खुशी और दुख जैसे विभिन्न भावों को मिलाकर छऊ नृत्य को एक समृद्ध और अनोखे नृत्य के रूप में स्थापित किया। कोविड-19 महामारी के कारण कोलकाता मेट्रो की सेवा लगभग 6 महीने तक बंद रखने के बाद सोमवार को फिर से आम लोगों के लिए शुरू हो गई है। वैसे मेट्रो सेवा की फिर से शुरुआत एक दिन पहले नीट अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के लिए विशेष ट्रेन चलाने के साथ की गई, लेकिन सामान्य सेवा तमाम एहतियाती उपायों के साथ सोमवार सुबह 8 बजे से बहाल की गई। मेट्रो रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोविड के मद्देनजर शारीरिक दूरी तथा अन्य नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेट्रो स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नवनियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी का वाम दलों के साथ गठजोड़ कर 2021 के विधानसभा चुनाव में बाजी पलटने वाली साबित होंगी। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को चेताया कि उनके लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। आलोचक चौधरी ने कहा कि उनका ध्यान तृणमूल और भाजपा के वोट प्रतिशत में सेंध लगाने और प्रदेश की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को बहाल करने पर होगा। उन्होंने कहा कि दोनों दलों की संप्रदायवादी राजनीति का काफी समय से असर धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर देखा जा रहा है। सांगतोड़िया के दामोदर नदी जल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए शहर के सभी नालियों को एक मुख्य नाले से मिलाकर उसके गंदे पानी को साफ करने के लिए सीवेज जल ट्रीटमेंट संयंत्र लगाया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने 450 करोड़ स्वीकृत किया है, जिसके तहत आसनसोल में 3, बराकर में 1 और डीसरगढ़ में दामोदर नदी किनारे एक नाली जल रिसाइकलिंग संयंत्र निर्माण की योजना है। नालियों के जल को कर उन्हें खेती के काम में लाए जाने या फिर नदी में भेज दिया जाएगा। इसकी जानकारी आसनसोल के वार्ड 105 के पार्षद अभिजीत आचार्य ने दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पहले इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर भेजा जा चुका है। आने वाले दिनों में कोई भी नाली खुली नहीं रहेगी। सभी नालियों को भूमिगत बना दिया जाएगा ताकि इलाका स्वच्छ, परिष्कृत और सुंदर बना रहे। हमारे कॉरपोरेशन का जॉइंट वेंचर में ये काम हो रहा है। ईसीएल इसमें करीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपया दिया है और कॉरपोरेशन से इसमें 1 करोड़ का लागत और ऐड किया गया है। और ये करने के बाद हम लोग का मोटा मोटी टोटल काम कंप्लीट है। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम था, जमीन का प्रॉब्लम था इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के लिए, तो इंडिया पावर ने विद इन मंथ इसको कंप्लीट करने का वादा किया है। अंडरग्राउंड केबल करके वो ले जाएगा। सारे प्रोसीड्यूर कंप्लीट है। हम लोग आशा कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर में ये काम हम लोग का चालू है। रानीगंज के ताल बांग्ला में टीएमसी ने एक रैली निकाली। एनएस रोड से निकाली गई यह रैली बड़ा बाजार इतवारी मोड़ पहुंचकर समाप्त हुई। खत्म हुई रानीगंज ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष कंचन तिवारी, आसनसोल नगर निगम के एमआईसी दिव्येंदु भगत, राजू सिन्हा, मोइन खान, हिना खातून, रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली, खुर्शीद आलम समेत कई लोग रैली में शामिल हुए। कंचन तिवारी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संसाधनों को निजी हाथों में देने की फिराक में है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के साथ सौतेले व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है।
রাজপথে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃ সুলভ আচরণের প্রতিবাদে বিভিন্ন সরকারি সংস্থাগুলিকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছে। তার প্রতিবাদে যেমন কয়লা, ইস্পাত, রেল এইসবগুলো বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে এবং জিএসটি বাবদ, আমফান বাবদ ক্ষতিগ্রস্তদের যারা ক্ষতিগ্রস্ত। झारग्राम जिले के लालगढ़ में एक वयस्क हाथी का शव बरामद किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्य वन्यजीव प्रबंधक वीके यादव ने बताया कि हाथी को बिजली का झटका लगा है। हाथी का शव जिले के लालगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मिला। यादव ने कहा, हमारी टीम ने घटनास्थल पर जाकर जानकारी ली है। प्रथम दृश्य या बिजली का झटका लगने से हुई मौत का मामला प्रतीत होता है। रानीगंज के स्कूल पाड़ा स्थित मेडिकल लाइन में लोगों की लापरवाही के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण कई बार मरीजों को भी जाम में परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों की रोजाना लगने वाली लंबी लाइन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाती है। एक दवा दुकानदार दिवेंदु शाह ने कहा कि यहाँ पार्किंग की सुविधा होने के बावजूद चाहे चिकित्सक हो या मरीज के परिवार वाले सभी अपनी बाइक की पार्किंग सड़क पर ही करते हैं, जिससे आम जनता को जाम की स्थिति और भयावह हो जाती है। जहां तहां बाइक पार्क करने से सुबह 11 से 1 बजे तक यहां काफी जाम लगी रहती है। पार्किंग का सुविधा है, अच्छा, लेकिन ना ही डॉक्टर ना ही पेशेंट कोई बोलने से भी नहीं सुनता है। सब आके वो रास्ता पे लगा के बोला 5 मिनट 2 मिनट बोल के चल जाए। आप लोग इससे किए हैं? कितना बोलेंगे? लिखित में, रिटर्न में? नहीं, रिटर्न में नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। अच्छा, ये स्वाभाविक है। जैसे अब यहाँ जाम लगा हुआ था कैसा? वो तो समझ रहे हम लोग, डेली ये प्रॉब्लम डेली है। पुरुलिया जिले में 58 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान होने के बाद जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2203 हो गई है। हालांकि इनमें 1407 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं, जबकि 790 लोग संक्रमित का इलाज जिले के विभिन्न कोविड केयर सेंटरों में चल रहा है। वहीं नए संक्रमितों की पहचान होने के बाद जिले में कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या 366 हो गई है। जिले में अब तक 6 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं 80,259 लोग की कोरोना जाँच हुई है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में जहां कोरोना महामारी के 3,215 नए मामले सामने आए हैं, वहीं राज्य में बीमारी से ठीक होने वालों की दर 86.40 पर पहुंच गया है। इस बीच कोरोना से 58 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,945 हो गई है, जबकि 3,215 नए मामलों के आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,02,708 हो गई है। राज्य सरकार स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के 23,624 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,75,139 लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।